हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं अभ्यास 4 कृदंत पदानी स्टैंडर्ड 9 GACB संस्कृत। देखिए, कृदंत का मीनिंग होता है कृदंत इज इक्वल टू कृत प्लस अंत। जिसके अंत में कृत प्रत्यय लगता है उसे कृदंत कहा जाता है। देखिए, यहाँ हम सीखने वाले हैं संबंधक भूत कृदंत और हेतवर्थ कृदंत। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि संबंधक भूत कृदंत क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। फर्स्ट सेंटेंस में लिखा गया है विनीता भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति। और फिर दूसरा वाक्य है विनीता भोजनम करोति ततः विद्यालयम गच्छति। विनीता भोजन करके विद्यालय जाती है और विनीता भोजन करती है फिर विद्यालय जाती है। ऐसे यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही ये 2 है, ऐसे ही ये 2 है। देखिए इसमें हमें क्या कहा गया है, हम पढ़ते हैं। 2 kinds of sentences have been given together here. In all the sentences, the underlined word are verbs. ये जो underlined word है ना, वो verbs है, क्रिया है। मुख्यतः ये वाक्य में 2 क्रिया को बताया गया है। You will see that in each sentence there are 2 verbs. Moreover, the meaning of the first sentence is being conveyed also in the second sentence. If the speaker so wishes, he can use the second sentence to convey exactly the same meaning as the first sentence has. In the context of such sentences, you have to remember these points. They are देखिए, यहाँ पे हमको क्या बताया गया है। यहाँ हमें बताया गया है कि उपरयुक्त जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं उसमें जो ये रेखांकित पद है ना, उसको क्रिया कहा जाता है ना। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 क्रिया है, 2 क्रियापद है। देखिए देखिए ये 2 क्रियापद है दोनों में, फिर भी इसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है वो सेम टू सेम है। इसमें जो बताया गया है वही मीनिंग इसमें भी दिया गया है। हमें दोनों में पता चलता है कि विनीता भोजन करके स्कूल जाती है, विद्यालय जाती है। मीनिंग तो एक ही निकलता है। यहाँ हमें दिया गया है कृत्वा, यहाँ हमें दिया गया है करोति, और गच्छति का गच्छति तो है ही। तो देखा, ये दोनों सेंटेंस का हमें एक ही मीनिंग मिलता है ना। तो देखिए, अगर स्पीकर चाहता है ना तो इस वाक्य के बदले वो इस वाक्य को भी यूज़ कर सकता है और ये दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही बनता है। तो कहने का मीनिंग ये है, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं भोजन करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ भोजन करके मैं स्कूल जाती हूँ। जब भी देखिए, ये मैंने 2 सेंटेंस बोले, ठीक है। तो एक अर्थ हुआ कि मैं भोजन करने के बाद स्कूल जाती हूँ, और ये 2 सेंटेंस को मैं जॉइंट करके एक भी बना सकती हूँ कि मैं भोजन करके स्कूल जाती हूँ, मैं भोजन करके बाद में स्कूल जाती हूँ। देखिए, 2 सेंटेंस बनाते हैं या एक सेंटेंस बनाते हैं, दोनों का मीनिंग तो एक ही बनता है ना। तो आगे हमें दिया गया है कि ऐसे जो वाक्य बनते हैं ना, तो उसमें कुछ ऐसे रूल्स है, ऐसी बातें हैं जिसको हमें याद रखनी है। वो बातें क्या है, हम ज़रा पढ़ते हैं। फर्स्ट, द फर्स्ट वर्ब इज अ एक्सिलरी वर्ब्स एंड द सेकंड वर्ब इज द मेन वर्ब। इट मीन्स के कहा गया है कि इसमें जो क्रियापद है ना, वो जो फर्स्ट क्रियापद है वो गौण बन जाता है और जो दूसरा क्रियापद है ना वो मेन रहता है। ठीक है, देखिए इसमें हमें दिया गया है ना, वही यहाँ पे बताया गया है कि जो फर्स्ट वर्ब रहता है, फर्स्ट क्रिया है, पहली क्रिया है, वो गौण बन जाती है और सेकंड जो है वो मेन मुख्य क्रिया बन जाती है।
द डूअर ऑफ बोथ द वर्ब इज सेम। जो डूअर है, जो करता है, वो दोनों ही क्रियाओं में एक ही रहता है। जैसे हमें यहाँ बताया गया है ना, डूअर कौन है? विनीता। विनीता भोजन कृत्वा विद्यालय गच्छति। इसमें भी विनीता भोजनम करोति ततः विद्यालय गच्छति। विनीता भोजन करके विद्यालय जाती है। यहाँ बताया गया है विनीता पहले भोजन करती है फिर विद्यालय जाती है, तो दोनों में डूअर तो सेम का सेम ही रहा है ना। देखिए तीसरा रूल क्या है। इफ द एक्सुलरी इंडिकेट्स अ टाइम बिफोर द मेन वर्ब देन दैट एक्सुलरी विल बी इन पास्ट टेंस। तो इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए जैसे कि पहले यहाँ हमें क्या बताया है, मुख्य क्रिया क्या है? विद्यालय गच्छति, विद्यालय गच्छति, स्कूल जाना, वो यहाँ पे मुख्य क्रिया है। उससे पहले गौण क्रिया कंप्लीट हो जाती है और वो पास्ट बन जाती है ना। देखिए यहाँ पे क्या बताए, विनीता भोजनम कृत्वा। विनीता पहले भोजन करती है फिर स्कूल जाती है। तो स्कूल जाना है, पाठशाला जाना है, विद्यालय जाना है, वो मुख्य क्रिया है। और भोजन करना है ना, वो होती है उसकी गौण क्रिया बन जाती है और वो पास्ट बन जाती है। और ये जो मुख्य क्रिया है उसी को महत्व दिया जाता है ना। आपको बात समझ में आई? देखिए जब भी आपको कृदंत पहचानना होगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको मैं एक आसान ट्रिक दे रही हूँ। कैसे? देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये संबंधक भूत कृदंत है या हमें पीछे दूसरा भी दिया गया है, कौन सा? हेतवर्थ कृदंत। देखिए आप इतना पढ़ेंगे, इसके रूल्स सब है वो याद रखेंगे ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको एक आसान ट्रिक बता रही हूँ कि कौन से वर्ड लगाने से वो संबंधक भूत कृदंत होगा और कौन से वर्ड लगाने से वो हेतवर्थ कृदंत होगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसमें कृदंत है जिसे पार्टिसिपल कहा जाता है। अ वर्ड हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ वर्ब एंड एडजेक्टिव, है ना, उसे कृदंत कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये हमने लिखा है। आप भी ऐसे मेरे जैसे चार्ट बना के लिख सकते हैं और आसानी से कृदंत को लर्न कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे हमें कृदंत दिया गया है, संबंधक भूत कृदंत, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, आपको बहुत ही इजी होने वाला है। जब भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से बड़ी ही सहजता से आप इसके आंसर्स लिख सकते हैं जब आप इसको लर्न करेंगे। जैसे कृदंत दिया गया है, फिर सफिक्सेस है और उसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं। आप देखिए जरा, संबंधक भूत कृदंत में सफिक्स कौन से लगेंगे? त्वा, ट्वा, ध्वा, यह, त्यो। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, संबंधक भूत कृदंत क्या कोई भी वर्ड आपको दिया गया होगा तो उसके पीछे ये सफिक्स लगे हुए हो ना, तो आपको आंसर में लिख देना है कि यह संबंधक भूत कृदंत है। कौन से सफिक्स लगे हुए होंगे? त्वा, ट्वा, ध्वा, यह और त्यो, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिख के रखे हैं। देखिए गत्वा, तो इसमें कौन सा ये त्वा आया? जो मैंने सफिक्सेस बताए हैं ना वो आप लर्न कर लेना। कौन से? त्वा, ट्वा, ध्वा, यह, त्यो। ये लर्न करने से आपको पता चल जाएगा, कोई भी वर्ड आपको दिया गया होगा तो ये संबंधक भूत कृदंत है, वो आप पहचान पाएंगे। देखिए यहाँ गत्वा आफ्टर गोइंग, दृष्ट्वा आफ्टर सीइंग, लब्ध्वा आफ्टर गेटिंग, उपसृत्य आफ्टर सिटिंग, आगम्य आफ्टर कमिंग। देखिए यहाँ त्वा, ट्वा, ध्वा, त्यो, ये जो पीछे के सफिक्स मैंने आपको यहाँ बताए हैं ना, वहीं इन शब्दों में लगे हैं। तो आपको करना क्या है कि ये जो सफिक्स के वर्ड दिए गए हैं ना उसको आप लर्न कर लीजिए और आप
देखिए सबंधक भूत कृदंत में ये प्रत्यय लगते हैं वो आपको लर्न कर लेने ही है। इतना लर्न करने के पश्चात आप आसानी से सबंध भूत कृदंत लिख पाएंगे। देखिए आगे है हमारे पास हेतवर्थ कृदंत। हेतवर्थ कृदंत में पीछे सफिक्स या प्रत्यय, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यय, लगते हैं तुम दुम, है ना। इसको याद रखना भी कितना आसान है कि हेतवर्थ कृदंत के पीछे जो सफिक्सेस लगेंगे, प्रत्यय लगेंगे, वो होगे तुम दुम। तो हेतवर्थ कृदंत के ये वर्ड आप सफिक्स याद रख लेते हैं ना, तुम दुम, तुम धुम, है ना। तो आपको आसानी से हेतवर्थ कृदंत को पहचानने में कभी गलती नहीं करेंगे और ये आपका ये जो टॉपिक रहेगा ना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं। गंतुम फॉर गोइंग, द्रष्टुम फॉर सीइंग, लब्धुम फॉर गेटिंग, है ना। देखिए तो हमने यहाँ देखा क्या कि ये जो सफिक्स है जो संबंधक भूत कृदंत के पीछे लगते हैं उसको आपको लर्न करना है, तो आप ये संबंधक भूत कृदंत को पहचान पाएंगे। और ये हेतवर्थ कृदंत है जिसके प्रत्यय यहाँ दिए गए हैं, उसको लर्न करने के बाद आप आसानी से इसको पहचान पाएंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है बच्चों, आपको इसको आसानी से याद रखने में बड़ी ही सरलता होगी जब आप ये चार्ट मैंने जो दिया है ना उसको लर्न कर लेते हैं। देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए इसका। ये है संबंधक भूत कृदंत और ये है हेतवर्थ कृदंत, है ना। तो इसके दोनों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बस इसको ये जो सफिक्स है ना उसको लर्न कर लीजिए। हो गए आपके मार्क्स पक्के जब भी ये कृदंत पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक है बच्चों, आशा रखती हूँ आपको बहुत ही इजी लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बच्चों।